जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे ही सारी ही पार्टियाँ सक्रिय होते जा रहे हैं और लगातार हम जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विभास चंद चौधरी जी, पूर्व एमएलए बरारी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, लॉकडाउन के फैसले को लेकर विपक्षी दल जो है वो आरोप लगाते हैं कि सरकार को जो है कुछ समय देना चाहिए था, लॉकडाउन की तैयारी इस तरीके से नहीं था, अचानक लॉकडाउन नहीं करना था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, नरेंद्र भाई मोदी, ये भविष्य दृष्टा है। विधाता ने इनके ऊपर कुछ अपना छाप छोड़ा है। ईश्वर की इनके ऊपर बहुत कृपा है। उनका जो निर्णय हुआ ये अचूक निर्णय था। विपक्ष जो भी आरोप लगावे, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर लॉकडाउन नहीं लगाते, महामारी उसी समय में लाखों की संख्या में पहुंच जाती तो लोग कहते आपने क्यों नहीं व्यवस्था किया। दुनिया के अंदर में जापान हो, अमेरिका हो, चीन हो, अन्य जो राष्ट्रों की स्थिति थी, ऑस्ट्रेलिया थी, तो जो स्थिति को देखा गया, जो लाखों लाख लोग इस महामारी से पीड़ित हो रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, तो उस समय में लॉकडाउन लगाना नितांत आवश्यक था। वो सही निर्णय था। विपक्ष का आरोप गलत है और वो भी मन स्वीकार करते हैं। जब व्यक्तिगत रूप से हम लोग की बातचीत होती है तो वो ज़रूर बोलते हैं कि हम लोग तो ऐसे मीडिया में बोलते रहते हैं, लेकिन ये निर्णय भारत सरकार का बहुत अच्छा था। 21 लाख से भी ज़्यादा मजदूर घर आ चुके हैं। इनको रोजगार देने के लिए नीतीश सरकार के पास क्या रोड मैप है सर? देखिए, सरकार का रोड मैप आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये सरकार के किसी मंत्री से पूछें, सरकार से पूछें तो इसका अच्छा उत्तर वो देंगे। जहाँ तक मेरी समझ है, जो मज़दूर, प्रवासी मज़दूर जो बिहार के अंदर आए हैं, हम लोग के गांव के अंदर में आए हैं। सही है कि 21 लाख लोग आए हैं। 21 लाख लोगों को कैसे लाया गया, 21 लाख लोग कैसे आ गए अपने घरों में, ये व्यवस्था सरकार की है। और आज के दिन आज भी प्रवासी मज़दूरों की व्यवस्था के लिए, जो मज़दूर बाहर से आए हैं, आज भी उनकी व्यवस्था के लिए आज ही एक योजना लॉन्च किया है भारत सरकार ने, स्वावलंबी योजना जी। तो रोज़ किसी न किसी प्रकार की योजनाएं आ रही है और उनकी व्यवस्था हो रही है। मनरेगा तो एक अलग कार्यक्रम है, लेकिन उसके अलावे मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की संख्या काफ़ी है। जो रोड मिस्त्री का काम जानते हैं, जो टाइल्स मिस्त्री का काम है, जो घर बनाने का मिस्त्री का है, चूना बालू गाढ़ा मिलाने का मज़दूर जो काम करते हैं, वो सब स्किल्ड मज़दूर हैं और वो लोग बड़े बड़े जगह में जा कर के काम सीखा है। हमारे यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अच्छी अच्छी दुकानों में मिठाई बनाने का काम करते थे। आज वो मिठाई की दुकान अपना खोल करके यहाँ रोज़गार चला रहे हैं। इस प्रकार से कोई बेरोजगार नहीं है, यहाँ भी कोई न कोई काम कर रहा है। ये हिंदुस्तान में बिहार हमारा कृषि प्रधान देश है और ख़ास करके हमारा विधानसभा क्षेत्र कृषि के मामले में बहुत उन्नत है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो मज़दूर आए और यहाँ मकई का कटनी चल रहा था, उसका थ्रेशरिंग चल रहा था, उसकी तैयारी चल रही थी, और आज भी मकई में पानी पट रहा है, धान लग रहा है। थोड़े दिनों में धान की भी कटनी हुई है और थोड़े दिनों में धान की कटनी होने वाली है। तो मज़दूर का काम तो बिहार के अंदर में काफ़ी मिल रहा है। कोई कष्ट नहीं होने वाला है, कोई भूखों नहीं मरने वाला है। लोग कोई न कोई रोज़गार में अपना, या तो स्वयं रोज़गार में लगेंगे या नहीं तो सरकार के द्वारा दिए गए रोज़गार में वो काम धंधा करेंगे। और मैं समझता हूँ अगर ये मज़दूर बाहर न गए तो भी उनका रोजी रोज़गार और उनके जीवन यापन की व्यवस्था अच्छी तरीके से चल जाएगी। सर, प्रधानमंत्री के 6 साल पूरे होने के बाद में एक पत्र आता है जो आप लोग जो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या है सर उस पत्र में? प्रधानमंत्री का पत्र मैं आपको दे दूंगा, अभी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जनता के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के अंदर में 2 पार्ट में चिट्ठी है। एक पार्ट तो वो है कि जो बीता हुआ 5 साल जो NDA 1 की सरकार थी, NDA 1 की सरकार में किए गए काम का वर्णन है, और NDA 2 में 1 साल जैसे पूरा हुआ
हम लेखा जोखा जनता भारत की जनता को देना चाहते हैं। हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, स्वच्छ छवि है। हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा 5 साल बीता हम 5 साल का हिसाब दिए, और जैसे मेरा 1 साल बीता 1 साल का हिसाब किताब उसमें है कि हमने 1 साल के अंदर आपके लिए ये किया। इसी आशय का एक पत्र है। एक तरफ सरकार के पास प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अमित शाह जी वर्चुअल रैली करते हैं 72,000 LED के साथ भी। किसने कहा कि सरकार को लाने के लिए, मजदूरों को लाने के लिए पैसे नहीं थे? किसी मजदूर को पैसा नहीं लगा है। भारत की सरकार का 85% भारतीय रेल ने दिया है। भारतीय रेल भारत सरकार का उपक्रम है, और हर राज्य सरकार, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, जिस स्टेट में, उसने भी 15% का खर्च दिया है। सरकारी खर्च से लोग आए हैं। हाँ, कुछ जगहों में अफरा तफरी, कुछ विरोधी दलों ने अफवाह उड़ा करके कि वहाँ से गाड़ी खुलेगी, आप जाइए, या किसी स्टेट से मजदूरों को भगाना था, खाली कराना था, उस कारण से अफवाह फैला करके कुछ लोग पैदल चल दिए, कुछ साइकिल से चल दिए, कुछ किसी न किसी व्यवस्था से चले। ये अफरा तफरी का माहौल कुछ ही दिन चला और कुछ जगह चला, विशेष जगह नहीं चला है। तो मजदूर को किसने कहा? मजदूर को तो लाने का पैसा था, और हम लाए हैं। लाए ही नहीं हैं, जहाँ मजदूर थे उनको हम भोजन भी दिए हैं। बिहार की सरकार 1,000 रुपया, जो मजदूर बाहर थे, बिहार के बाहर, उनके खाते में 1,000 रुपया दिया गया है। हमारे यहाँ के जो भी मजदूर बाहर थे, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तमाम मजदूरों के खाते में पैसा गया है। हाँ, उसी का नहीं गया जिसका बैंक अकाउंट बिहार में नहीं था। जैसा कि आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और काम भी किए हैं, आपके समय में आप जो काम करते थे और अभी जो विधायक है वो जो काम करते हैं, क्या अंतर देखते हैं सर दोनों के काम में? देखिए, ये अंतर देखना मुझे नहीं है जी। मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूँगा। उनका काम वो कर रहे हैं, मैंने जो काम किया मैं किया हूँ। इसका निर्णय जनता करेगी ना। जनता से पूछिए, इसका निर्णय, इसका जवाब जनता देगी कि वो कैसा काम कर रहे हैं, मैंने कैसा काम किया था। ये मैं इसका जवाब मैं नहीं दूँ। उसे पता चल रहा है कि ये बरारी विधानसभा जो है इस बार जदयू के खाते में जा रहा है, तो अगर जदयू को अगर सीट जाता है सर, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपका अगर सूत्र बहुत मजबूत है तो जदयू को जा रहा है सर। आप क्या रोल रहे हैं? लेकिन अब आप गलत सवाल मत पूछिए, मुझे पूरा जवाब बोलने दीजिए। जी जी। लेकिन मुझे जो जानकारी है, आपका सूत्र कहाँ से है, क्या है, मुझे नहीं पता। आप ऑल इंडिया चैनल भी आपका प्रसारित होता है, मैं न्यूज़ में देखता हूँ, लेकिन आपका सूत्र कहाँ है मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम लोग का दल जो सबसे बड़ा दल है, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दल है, हमारे दल के नेता और एनडीए गठबंधन के नेताओं की आज भी कोई एक बैठक नहीं हुई है। पहले बैठक होगी, सीट का बंटवारा होगा। सीट का बंटवारा मतलब जगह का बंटवारा नहीं, कितना सीट कौन दल लड़ेगा। हम 3 दल की हम लोगों का गठबंधन है, तीनों दल के बीच में विचार होगा कि भाजपा इतना, जदयू इतना और लोजपा इतना, और उसके बाद जिसके खाते में जितना शेयर बनेगा, मान लीजिए कि हमारे खाते में 105 110 आया, तो हम 105 ही सीट पर लड़ेंगे। जदयू के खाते में मान लीजिए वही 105-10 आया, तो जदयू भी उतनी ही सीट पर लड़ेगी। उसमें बरारी जा रहा है कि कटिहार भाजपा में आ रहा है, ये कहना आज के दिन बहुत कठिन है, और ये गलत कहीं सूत्र आपका काम कर रहा है। अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है। मीटिंग जिस दिन होगी, जिस दिन बंटवारा होगा, उस दिन आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाजपा कितने सीट पर लड़ेगी। क्या हम मान के चलें कि विभास चंद्र चौधरी को फिर से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा? इसका जवाब हमारे नेता देंगे, मैं तो नहीं दूंगा, मैं दे भी नहीं सकता हूँ, ये मेरी क्षमता नहीं है देने की। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ी है, भाजपा का प्रदर्शन यहाँ काफ़ी अच्छा रहा है। 2 चुनाव मैं ही जीत के निकाला हूँ, 2005 में, 2010 में, आप सब लोग जानते हैं। 2015 में हम पिछड़े हैं आरजेडी से, और 2015 का अगर आप रिजल्ट देखोगे और 2010 का रिजल्ट देखोगे, तो जो 10 में मुझे मत आया है, जदयू उसमें हमारे साथ था। जदयू जब अलग हुआ 2015 में,
फिर भी मत मुझे तो उतना ही है, उससे कम मत कहाँ है। इसलिए मुझे विश्वास है, मुझे लगता है भाजपा यहाँ चुनाव लड़नी चाहिए। और दल किसको टिकट देगा मैं तो आज नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं अपना मन की बात तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि पार्टी उसी को टिकट देती है जो सीट निकाल सकता है, और उसमें लगता है कि विभास चंद्र चौधरी एक सक्षम उम्मीदवार है जो सीट निकालने की ताकत रखता है। जा रहा है कि आपके कार्यकाल में कुंडी घाट का पुल नहीं बन पाया था, आप लगातार कोशिश कर रहे थे, ऐसा आप पे आरोप लगते हैं कि विधायक जी सिर्फ इलेक्शन के समय में नापी जोखा करके चले जाते थे, लेकिन इस पे एक्शन नहीं लेते थे। आप अगर पूरा विधानसभा क्षेत्र घूमे हैं तो विभास चंद्र चौधरी विधायक होने के नाते 10 वर्षों के अंदर 54 पुल का निर्माण कराया है। जो शख्स 54 पुल का निर्माण करा सकता है, 35 करोड़ का बालू घाट का पुल यहाँ है, आपके बगल में मरघिया का पुल है जो देख रहे हैं। हम आज कटिहार से चलते हैं, सुखासन गांव आने में 2005 में राबड़ी जी के समय हो, लालू जी के समय हो या फिर कांग्रेसियों के समय में हो, सुखासन आने में कटिहार मुख्यालय से सुखासन गांव आने में 40 से 45 किलोमीटर का रास्ता सफ़र करना पड़ता था और पूरे 1 से 1.5 घंटे लगते थे। सड़कें भी नहीं थी, पुल पुलिया भी नहीं था, कोड़ा होके आना पड़ता था। आज के दिन जब मैं बना और बालूघाट पुल का निर्माण हुआ तो वहाँ से सीधा मुश्किल से 7 से 8 मिनट में कटिहार का जो भी मुख्यालय है, चाहे कलेक्ट्रेट ऑफिस है, चाहे कोर्ट कचहरी है, वहाँ से लोग अपनी सवारी पर चढ़ते हैं और 7 से 8 मिनट में अपने विधानसभा क्षेत्र में उसी सुखासन गांव में प्रवेश कर जाते हैं। और वहाँ से ये मरघिया का पुल बना है जो कटिहार जिला का सबसे अहम जगह है, जो बरंडी नदी के ऊपर पुल है। बरंडी नदी कटिहार ये बरारी विधानसभा को 2 पार्ट में बांटता था, उस पार में समेली और उस पार में कुर्सेला, इस पार में बरारी मंडल, बरारी प्रखंड, और उसको जोड़ने का काम किया। वहाँ चढ़ते हैं कटिहार में और बालूघाट टप करके मरघिया का पुल टप करके हम समेली भी चले जाते हैं, एनएच पर हम कुर्सेला भी चले जाते हैं। ये रास्ता सुगम करने का काम मैंने ही किया है। और मैं आपको बता दूं, एक कुंडी धार का जहाँ तक सवाल है, मैंने प्रयास ज़रूर किया। 2.5 साल हम सरकार में नहीं थे, जदयू हमसे अलग हो गई थी, आरजेडी के लोग थे, और उस समय में पैसा सिर्फ सैंक्शन नहीं हुआ था, बाद बाकी तो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी और इनके समय में हुआ। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। वर्तमान विधायक का क्या रोल है, एक चिट्ठी या विधानसभा में सवाल उठाए होंगे तो उनसे आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं ज़रूर नीतीश कुमार को और हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कुंडी धार पर पुल बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण करने का सौभाग्य उनको मिला है और ये हमारी सरकार ने किया है। और उसका श्रेय अगर है तो नीतीश कुमार को है, बिहार की सरकार को है। उस समय में जो विधायक थे उनको श्रेय दे सकते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन 2-4 पुल बना देने का कहाँ 10-54 पुल, कहाँ 2-4 पुल कहिए तो मैं गिनाना शुरू करूँगा तो 54 का 54 गिना के रख दूँगा। सेना की तरफ से भारत पर अटैक किया गया जिसमें 20 जवान शहीद हो गए, और उनके बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं विरोध करने का कि उनका जो ऐप है, उनका जो प्रोडक्ट है, सामान है, उनका बहिष्कार किया जाएगा, क्या सर सिर्फ यही करने से बदला लिया जा सकता है या कोई और एक्शन प्लान है? नहीं, ऐप का बंद होना तो नितांत आवश्यक है। यह आम लोगों की राय है और इस राय से मैं सहमत हूँ, सरकार भी सहमत है, लेकिन इतना सही काम नहीं चलेगा। भारत की सरकार 1962 की नेहरू की सरकार नहीं है, ये 2020 की मोदी जी की सरकार है और आंख में आंख मिला करके बात करने वाली सरकार है, झुका के बात करने वाली सरकार नहीं है। कोई अगर आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो आंख निकाल करके उसके हाथ में देने का भी मादा और ताकत हिंदुस्तान की सरकार, मोदी की सरकार रखता है। सेना हमारी सजग है, भारत की सेना पर हमको गर्व है। भारत की सेना प्रोफेशनल सेना है। दुनिया की सेना के अंदर कोई ऐसी सेना नहीं है जो भारत की सेना के साथ मुकाबला कर सके। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये मोदी जी के समय में बॉर्डर पर BRO के द्वारा 62 सड़कों का निर्माण
किया जा रहा है, बहुत सारा पूर्ण हो चुका है। जो बाकी है हम समझते हैं कि अंतिम कड़ी में है। सभी बॉर्डर पर हमारे, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे चीन का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, हमने हर बॉर्डर पर काम किया है हमारी सरकार ने। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूर्ण हो गया तो भारत की सेना को पहुंचने में अब समय नहीं लगता है। ये जो गलवान घाटी की घटना है, ये तो पता भी नहीं चलता। अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो उनको पता भी नहीं चलता। पता बहुत बाद में चलता, क्योंकि वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। आज रोकने वाला भी है, टोकने वाला भी है, और रोकने और टोकने के क्रम में ही ये घटना घटी है। तो उसका मिजाज बहुत, चीन तो धोखेबाज भी है, दगेबाज भी है, और हिंदुस्तान के साथ हमेशा उसने धोखा दिया है। हिंदुस्तान से ऐप को सिर्फ बंद करने से नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर उसके कारोबार को नष्ट करना पड़ेगा। हम बुलेट से नहीं, बल्कि वैलेट से भी हम लड़ाई लड़ेंगे, और वैलेट की लड़ाई लड़ करके हम चीन को परास्त करेंगे। आज मैं देख रहा हूँ आईपीएल ने उसका समीक्षा कर रहा है, और उसका 400 कुछ करोड़ रुपए का है, वो ठेका रद्द होने वाला है। अब तो क्रम शुरू हो गया, उसको बर्बाद होना है चाइना को। मैं तो पाकिस्तान पर तरस खाता हूँ, जो मुसलमान चिल्लाते हैं। मैं तो ओवैसी साहब, जो AIM के पार्टी के नेता हैं हिंदुस्तान के, जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, क्यों नहीं वो चाइना के मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं? उनको करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध नहीं करती है, मुसलमानों का हम विरोधी नहीं है। हम मुसलमानों को भी बताना चाहते हैं कि तुम हिंदुस्तान में हो, और देखो पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान की दुर्दशा देखो, जो चीन का मुसलमान है, चीन के मुसलमान को किस प्रकार सेना के बल पर वो दमन कर रहा है। अगर चाइना हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ने का सोचा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाइना को बर्बाद होने में बहुत दिन नहीं लगेगा। 1 सप्ताह में चीन उनको हम लोग कॉपी करके बैठ जाएंगे। सर, अगर आप विधायक बनते हैं फिर से, तो आपके मुख्य 5 काम क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो मेरा होगा विकास। दूसरा हमारा होगा दियरा की समस्या। दियरा एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कुर्सेला से लेकर के अहमदाबाद तक दियरा की समस्या है। और मैंने जो उस समय में एक शांति व्यवस्था कायम किया दियरा के अंदर, जिस प्रकार से हमने कैंप का निर्माण कराया, और जिस प्रकार से वहाँ पर फोर्स का गतिविधि को बढ़ा करके, जो वाजिब किसान था यहाँ का, इस तरफ का हो या कहीं का हो, वो अपने किसानी करने लगे अपने खेतों पर, और करोड़ों रुपया का सामान इस पार के किसान और मजदूर लाने लगे। खुशहाल होता गया, और आज के दिन 5 साल 4 साल 5 साल से फिर दियरा की वही स्थिति होती चली गई है। आप दियर क्षेत्र में जो जिनका ज़मीन है, उनसे मिलिए। शीश टोला मुसलमानों का टोला है, उनकी बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई है दियरा के अंदर। आज उनकी हालत बहुत बुरी है, उनसे मिलिए और उनसे पूछिए। कांतनगर का हो, चाहे कोई भी गांव का आदमी हो, जो दियरा के क्षेत्र के नज़दीक का, उस पार का कारागोला घाट हो कि बकिया हो, कोई भी गांव हो, जी हमारी टीम, बहुत समस्या। जी हमारी टीम उनसे मिली है, 2 दिन पहले ही मिली है। जो शंकर बांध के नीचे का जो इलाका है, जो लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, उनका वो सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, और सरकारी ज़मीन होने के कारण उनको इंदिरा आवास या और भी जो लाभ है नहीं मिल पा रहा है। सर, तो क्या उन लोगों को ज़मीन मुहैया नहीं करा देना चाहिए कहीं रहने के लिए? बिल्कुल करा देना चाहिए। मैंने भी उस समय में सवाल उठाया था। सरकारी ज़मीन पर जो बांध के अलावे, रेलवे लाइन के किनारे के अलावे, अगर नीचे किसी बसोबास वाली ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर है, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए, यहाँ के पदाधिकारी को चाहिए कि उसको उसके नाम से अलॉटमेंट करे, चाहे लाल कार्ड बनावे या जिस भी ढंग से हो, उसको बंदोबस्त कर करके 3 डिसमिल 4 डिसमिल ज़मीन बंदोबस्त करके उसको सरकारी लाभ दे। चाहे तो प्रधानमंत्री योजना के द्वारा, आवास योजना के द्वारा उसको आवासित करे, या अन्य जो भी सुविधाएं हैं उसको मिलनी चाहिए। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बरारी के पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी जी, और इसी के लिए जाने जाते हैं। बेबाक अंदाज में बात करते हैं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। हमने उनसे सवाल भी किया विधायक के प्रति, तो वो विकास की बात कर रहे हैं, किन्हीं के ऊपर में ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। शायद इनका ये बड़प्पन है या अच्छाई है, आप खुद समझ सकते हैं। और भी आगे हम लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। आज तक के लिए शाहिद सावरिया आपसे इजाज़त चाहता है। नमस्कार।